हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम देखेंगे भूगोल टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जनसंख्या भूगोल पॉपुलेशन जियोग्राफी का नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। ये टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट के साथ साथ यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आज की क्वेश्चन सीरीज है 126 से 150। आइए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 126 से स्टार्ट करते हैं। ये पूछ रहा है, जब कई सड़कें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर मिलती हैं और उस सड़क के किनारे निर्मित अधिवास किस प्रतिरूप को दर्शाते हैं? ऑप्शन ए है टी आकार के प्रतिरूप, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है तारे के आकार का प्रतिरूप, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि जब कई सड़कें एक दो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक पे मिल रही हैं, तो यहाँ पे जो बनता है हमें देखने का तारे के आकार का प्रतिरूप देखने को मिलता है। जैसे कई दिशाओं से कई सड़कें आके और यहाँ से क्रॉस करके एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो यहाँ पे हमें तारे आकार का प्रतिरूप मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 127 है कि क्रॉस आकार का अधिवास प्रतिरूप किस स्थान पर निर्मित होता है? ऑप्शन ए है सड़कों के तिराहे पर, ऑप्शन बी है सड़क के दो राहों पर, ऑप्शन सी है मरुस्थलों के टीलों पर, व ऑप्शन डी है चौराहों पर। तो हमें क्रॉस आकार का अधिवास मिलेगा। जैसे दो मार्ग आ रहे हैं और दोनों मार्ग एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? क्रॉस आकार का अधिवास। इसके आसपास जितने भी अधिवास बस जाते हैं, अधिवासों का हमें निर्माण होगा। इधर जो क्षेत्रफल एरिया रहता है, इसे किनारे किनारे बस जाते हैं, तो यहाँ पे हमें क्रॉस आकार का प्रतिरूप दिखाई देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी चौराहे के पास जो प्रतिरूप हमें मिलता है अधिवास प्रतिरूप, ये हो जाएगा क्रॉस आकार का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 128 है कि भारत में कन्याकुमारी तथा बिहार के बूढ़ी गंडक नदी के मोड़ पर किस प्रतिरूप के अधिवास पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है तीरनुमा प्रतिरूप, ऑप्शन बी है लंबाकार प्रतिरूप, ऑप्शन सी है ए बी व दोनों, और ऑप्शन डी है सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि इसका हो जाएगा तीरनुमा प्रतिरूप। यानी जैसे बूढ़ी गंडक पूछ रहा है, तो नदियों के किनारे, यानी जो नदी है, नदी के जो मोड़ होता है, जैसे नदी जा रही है और फिर यहाँ से इधर को मोड़ रही है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे खाली स्थान है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अधिवास, वहाँ के जो भी स्थानीय लोग रहते हैं वो यहाँ पे अधिवास का अपना निर्माण कर लेते हैं। तो इस हमें यहाँ पे जो अधिवास देखने को मिलता है, यहाँ पे इसे हम कहते हैं तीरनुमा अधिवास। जैसे यहाँ पे नदी है, नदी फिर यहाँ से ये मोड़ हो गया, मुड़ गई, तो ये हमें तीरनुमा प्रतिरूप देखने को मिलता है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 129 कि सीढ़ीनुमा आकार के प्रतिरूप के अधिवास भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सीढ़ीनुमा पूछ रहा है। ऑप्शन ए है हिमालय के गढ़वाल, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन बी है कुमायूं, ऑप्शन डी है ये सभी। तो देखिए, कुछ हम यदि कुमायूं की बात करें, असम या हिमालय में जो गढ़वाल क्षेत्र है, ये सारे के सारे पहाड़ी प्रदेश हैं। तो इनमें हमें तीनों में सीढ़ीनुमा आकार का प्रतिरूप देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो भी सीढ़ीनुमा ढाल होता है, उस पे क्या करते हैं कि अपना अधिवास बनाते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 130 है कि चौका पट्टी प्रतिरूप के अधिवास जो है निम्नलिखित में से किस स्थानों पर देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए है उत्तरी चीन, ऑप्शन बी है उत्तरी भारत, ऑप्शन सी है दक्षिण आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये भी हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी में हमें चौका पट्टी प्रतिरूप के अधिवास देखने को मिलते हैं। तो प्रश्न संख्या 131 देखते हैं। ये पूछ रहा है पंखा प्रतिरूप के ग्रामीण अधिवास किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन बी तटवर्ती क्षेत्र, ऑप्शन सी डेल्टाई क्षेत्र, व ऑप्शन डी मैदानी क्षेत्र। तो पंखा प्रतिरूप जो हमें डेल्टाई क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जैसे नदी जा रही है और जैसे वो उसका मुहाना आता है, यहाँ पे वो क्या निर्माण करती है? डेल्टे का। तो ये डेल्टा जो होता है हमें इस तरह से वो अपने निक्षेप करती जाती है, और फिर नदी का जो जल होता है वो पतले पतले धाराओं के रूप में यहाँ से निकल जाता है, और बाकी जो बीच वाला जो क्षेत्र बचा रहता है या फिर जो अवसादों की या मिट्टियों के निक्षेप से जो आच्छादित रहता है, वहाँ पे
वहाँ के स्थानीय लोग आवास प्रतिरूप अपना बना लेते हैं इस भागों में, या फिर क्योंकि उपजाऊ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है तो कृषि के लिए मिल जाता है स्थान वहाँ पे उनको, तो इसलिए अपना अधिवास निर्माण कर लेते हैं। तो इन क्षेत्रों में जो हमें अधिवास देखने को मिलता है, ये मिलता है पंखा प्रतिरूप अधिवास, इसलिए इसे पंखा प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 132 है। प्रश्न संख्या 132 है कि भारत की कौन सी जनजातियां मधुछत्ता प्रतिरूप के अधिवास को निर्मित करती हैं? ऑप्शन ए है भील, ऑप्शन बी है उरांव, ऑप्शन सी है भोटिया और ऑप्शन डी है टोडा जनजाति। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा टोडा जनजाति। टोडा जनजाति है, इसका हमें अधिवास जो प्रतिरूप होता है मधुछत्ता के प्रतिरूप के समान होता है। प्रश्न संख्या 133 देखते हैं। ये पूछ रहा है ग्रामीण से नगरीय प्रवास या स्थानांतरण की प्रवृत्ति प्रायः किन देशों में बड़े स्तर पर पाई जाती है? ऑप्शन ए है विकसित देश, ऑप्शन बी है अल्प विकसित देश, ऑप्शन सी है केवल भारत व ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ग्रामीण से नगरीय प्रवास का स्थानांतरण की प्रवृत्ति प्रायः किन देशों में बड़े स्तर पर पाई जाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए विकसित देश। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 134, इसमें है कि ग्रामीण अधिवासों में जल अभाव व जल की अशुद्धियों से कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं? ऑप्शन ए है हैजा, ऑप्शन बी है पीलिया, ऑप्शन सी है जल जनित अन्य रोग व ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो बीमारियां हैं तीनों के तीनों ही अशुद्ध जल के ग्रहण करने की वजह से उत्पन्न होती हैं। इसमें हैजा, पीलिया, जल जनित अन्य रोग सारे के सारे आ जाएंगे। प्रश्न संख्या हम देखते हैं 135। ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सी समस्याएं ग्रामीण अधिवासों की समकालीन समस्याएं हैं? ऑप्शन ए है जन सुविधाओं का अभाव, ऑप्शन बी है संचार सुविधाओं का अभाव, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ए बी वो दोनों हो जाएगा। इसमें जन सुविधाओं का अभाव व संचार सुविधाओं की कमी देखने को मिल रहा है हमें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 136 है कि ग्रामीण अधिवासों में निम्न में से किसकी संतोषप्रद उपलब्धता नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए है शिक्षा की सुविधा, ऑप्शन बी है चिकित्सा की सुविधा, ऑप्शन सी है आवास की सुविधा और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें भी आंसर डी हो जाएगा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांशतः हमें उच्च शिक्षा या फिर उच्च चिकित्सा सुविधाओं का या आवास का उतना सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं रहता है, इसलिए तीनों ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 है ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण के दो प्रमुख कारक कौन से हैं? ऑप्शन ए है शहर की आकर्षण शक्ति, ऑप्शन बी है गांव की विकर्षण शक्ति, ऑप्शन सी में दिया है कि ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये दिया है कि ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण के दो प्रमुख कारक, तो यही है कि शहर की जो होती है आकर्षण शक्ति होती है, यहाँ पे रोजगार के साधन, शिक्षा के साधन, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी होती है, यातायात के साधन या फिर उच्च मार्गों का विकास अच्छा होता है, यहाँ पे कनेक्टिविटी की सुविधा बहुत अधिक होती है। तो ये सारे क्या होते हैं कि शहर में लोगों को या ग्रामीण से शहरों में स्थानांतरण को प्रोत्साहित करते हैं। उसी तरह जो गांव की विकसित शक्ति है, गांव में इन सारी बेसिक सुविधाओं का अभाव मिलता है, इस वजह से लोग गांवों से नगरों की तरफ प्रवास करते हैं, इसलिए ये दोनों कारक इसमें शामिल है। अतः इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी ए व बी दोनों। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 138 ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सा कारक ग्रामीण जनसंख्या को शहर की ओर पलायन हेतु बाध्य करता है? ऑप्शन ए है गांव में रोजगार की कमी का होना, ऑप्शन बी है बिजली की सुविधाओं का अभाव होना, ऑप्शन सी है सामाजिक सुरक्षा का अभाव होना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारे जो कारक हैं
गांव से नगरों की तरफ लोगों को पलायन करने हेतु बाध्य करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या हम 139। 1941 से 1951 के दशक में भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए है भारत पाक विभाजन, ऑप्शन बी है शिक्षा का ऊंचा स्तर, ऑप्शन सी है रोजगार का ऊंचा स्तर व ऑप्शन डी है सामाजिक सुरक्षा की पर्याप्त उपलब्धता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए भारत पाक विभाजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 140 है कि निम्न में से कौन भूमि उपयोग का एक स्वरूप क्षेत्र है? ऑप्शन ए है कृषि भूमि, ऑप्शन बी है वन भूमि, ऑप्शन सी है चारागाह, यहाँ पे हो जाएगा चारागाह, ऑप्शन डी है ये सभी। तो उपयोग का एक भूमि उपयोग का स्वरूप है, तो कृषि भूमि के लिए भूमि भी एक हो गया भूमि उपयोग का स्वरूप, वन भूमि के लिए करते हैं हम, चारागाह भूमि के रूप में करते हैं, सारे के सारे भूमि उपयोग का एक प्रकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 141 है कि ब्रिटेन में प्रथम भूमि उपयोग सर्वेक्षण डडले स्टाम्प द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? ये डडले स्टाम्प जो है ब्रिटेन के भूगोलवेत्ता है, इन्होंने भूमि उपयोग में अपना योगदान दिया, भूमि उपयोग पे अपने विचार प्रस्तुत किए। तो इन्होंने भूमि उपयोग सर्वेक्षण जो प्रस्तुत किया था, इन्होंने कब प्रस्तुत किया था सर्वप्रथम? ऑप्शन ए है वर्ष 1925 ईस्वी में, ऑप्शन बी है वर्ष 1930 ईस्वी में, ऑप्शन सी है वर्ष 1940 ईस्वी में और ऑप्शन डी है वर्ष 1945 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 1930 ईस्वी में सर्वप्रथम दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 142 है, भारत का राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नामक संस्था कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है बंगलुरु, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये स्थित है ऑप्शन बी नागपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 143 है कि भूमि उपयोग में बदलाव हेतु कौन से कारक जिम्मेदार माने जाते हैं? तो भूमि उपयोग में कौन से कारक जिम्मेदार है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है औद्योगिक विकास विस्तार, ऑप्शन बी है बाजार संचालन का बढ़ना, ऑप्शन सी है जनसंख्या का बढ़ना व ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कारक जिम्मेदार है भूमि उपयोग के बदलाव के लिए औद्योगिक विस्तार भी, जैसे जैसे औद्योगिक विस्तार होगा वहाँ पे अन्य जो भी खाली पड़ी भूमि रहती है या फिर उसका रूप परिवर्तित होते जाता है उसको भी अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। उसी तरह बाजार संचालन का बढ़ना, जैसे भी बाजार बढ़ता जाता है वो भी भूमि के प्रतिरूप को परिवर्तित करता है। जनसंख्या का बढ़ना ये तो और मुख्य कारण है, सबसे पहले तो जनसंख्या ही भूमि उपयोग को परिवर्तित कर रही है। जैसे जैसे जनसंख्या का विकास होता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो वैसे वैसे जितने भी भूमि है उन सारों को अधिग्रहण करके अपने उपयोग में ला रही है, अपने उपयोग करके उसके जो वहाँ का प्रतिरूप है उसको बदल रही है। इसलिए इसमें भी तीनों के तीनों जिम्मेदार हो जाएंगे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 144, कृषि भूमि का बदलाव वर्तमान में किस रूप में देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है छोटे उद्योग में, ऑप्शन बी है मत्स्य पालन में, ऑप्शन सी है मुर्गी पालन में, ऑप्शन डी ये सभी। तो भूमि दिए कृषि भूमि का बदलाव वर्तमान में किस रूप में, तो ये भी हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि छोटे उद्योग हम करें या फिर मत्स्य पालन करते हैं उसमें भी भूमि उपयोग होगा, मुर्गी पालन करते हैं तो उसके लिए भी किसी क्षेत्र की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें तीनों कारक जो है भूमि बदलाव के लिए जिम्मेदार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 145 है कि भूमि उपयोग में बदलाव से कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं? यानी भूमि उपयोग बदलाव से क्या प्रभाव हो सकता है? देखिए, ऑप्शन ए पर्यावरण की हानि होगा, ऑप्शन बी है वन्य जीवों का आवास ह्रास हो जाएगा, ऑप्शन सी है जलवायु परिवर्तन व ऑप्शन डी ये सभी। तो ये सारे के सारे भूमि उपयोग में बदलाव से हमें पर्यावरण की हानि भी देखने को मिल सकती है, वन्य जीवों का आवास ह्रास भी होता है, बहुत ज्यादा जनसंख्या का वहाँ पे
अधिग्रहण होता है तो वह जलवायु परिवर्तन, सारे के सारे समस्याएं देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 146 है, निम्न में से कौन भूमि उपयोग संरक्षण का प्रमुख उपाय नहीं है? ऑप्शन ए मृदा संरक्षण, ऑप्शन बी मृदा गुणवत्ता संवर्धन, ऑप्शन सी है वनोन्मूलन व ऑप्शन डी है वन संरक्षण। तो कौन भूमि उपयोग संरक्षण का प्रमुख उपाय नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी वनोन्मूलन जो है ये भूमि संरक्षण का उपाय नहीं है, बल्कि ज्यादा अधिक वनोन्मूलन हो जाता है तो हमें मृदा अपरदन देखने को मिलता है, मृदा कटाव बहुत अधिक हो जाता है, क्योंकि जो भी वन होते हैं, जो वनस्पतियां होती है, अपने जड़ों द्वारा वहाँ की मिट्टी को काफी सुगठित की रहती है, बांधे रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 147 है कि सरकार भूमि स्वामियों भूमि अधिग्रहण से क्यों करती है? ऑप्शन ए है सरकारी प्रयोजन हेतु, ऑप्शन बी है सार्वजनिक उपक्रमों की व्यवस्था या स्थापना हेतु, ऑप्शन सी है क्षेत्र विकास हेतु, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका भी ऑप्शन डी ही हो जाएगा। तीनों के तीनों ऑप्शन जो है यही उनका मुख्य उद्देश्य होता है, इसको ध्यान में रख के सरकार भूमि स्वामियों से भूमि अधिग्रहण करती है। प्रश्न संख्या 148 देखते हैं, भूमि अधिग्रहण संबंधित कानून को बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए है केंद्र सरकार को, ऑप्शन बी राज्य सरकार को, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, व ऑप्शन डी स्थानीय सरकार को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों को हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 149, भूमि अधिग्रहण मामलों हेतु नोडल एजेंसी का कौन मंत्रालय होता है? ऑप्शन ए है जल मंत्रालय, ऑप्शन बी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी शहरी विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी है पंचायती राज मंत्रालय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये है नोडल एजेंसी भूमि अधिग्रहण जो भी मामले होते हैं इससे संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 150, ये पूछ रहा है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 को वर्ष 2013 में किस नाम से परिवर्तित किया गया है? ऑप्शन ए भूमि अधिग्रहण कानून 2013, ऑप्शन बी है भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013, ऑप्शन सी है भूमि पुनर्वासन अधिनियम 2013, ऑप्शन डी है भूमि पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन बी भूमि अधिग्रहण पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013। ये इसका नाम परिवर्तित करके रखा गया है। 1894 का जो आया था भूमि अधिग्रहण अधिनियम। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।